नमस्कार और स्वागत है। आज हम बिजनेस और कॉमर्स की दुनिया के कुछ सबसे ज़रूरी शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्टडी नोट्स हैं जो इन मुश्किल लगने वाले शब्दों को एक कहानी के ज़रिए बहुत ही आसान बना देते हैं। हाँ, और कहानी से चीजें याद भी रहती हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ एसेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू जैसे शब्दों की परिभाषा रटना नहीं है। हमारा मिशन है ये समझना कि ये शब्द मिलकर किसी भी बिजनेस की कहानी कैसे बताते हैं। उसकी सेहत, उसके फैसलों और उसके भविष्य की कहानी। एग्जैक्टली हम राजू नाम के एक नए एंटरप्रेन्योर की कहानी के साथ साथ सीखेंगे। ताकि ये सब सिर्फ परिभाषाएं ना लगें, बल्कि असल बिजनेस में कैसे काम करती हैं ये भी समझ आए। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजू से। कॉलेज से अभी निकला है और रेडीमेड शॉर्ट्स का अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट। हाँ, तो बिजनेस शुरू करने के लिए उसे कुछ चीजों की जरूरत है। नोट्स के हिसाब से उसे कुल 20 लाख रुपए चाहिए। और ये 20 लाख रुपए वो दो जगह से लाता है। 2 लाख रुपए उसकी अपनी बचत से आते हैं और बाकी के 18 लाख वो बैंक से 15% ब्याज पर लोन लेता है। बिल्कुल। और यहीं से मतलब बिजनेस के पहले दिन से अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। राजू का हर एक फैसला, चाहे वो पैसा लगाना हो, लोन लेना हो या आगे जाकर सामान खरीदना हो, अकाउंटिंग की भाषा में एक ट्रांजैक्शन है। अच्छा, तो ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ खरीदना बेचना नहीं है? नहीं, इसका मतलब है कोई भी ऐसी घटना जिसमें दो पार्टियों के बीच किसी वैल्यू का लेन देन हो। ये कैश में भी हो सकता है और उधार पर भी। तो राजू की पूरी बिजनेस यात्रा इन्हीं ट्रांजैक्शंस की एक श्रृंखला है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब राजू के पास 20 लाख रुपए हैं। वो 20,000 रुपए महीने पर एक दुकान किराए पर लेता है। शर्ट्स डिस्प्ले करने के लिए वो 30,000 रुपए का फर्नीचर खरीदता है। और बिजनेस के लिए वो 400 रुपए प्रति शर्ट के हिसाब से 500 शर्ट्स खरीदता है। तो 2 लाख रुपए की शर्ट्स। हाँ, तो अब बिजनेस के पास क्या क्या है? उसके पास 30,000 का फर्नीचर है और 500 शर्ट्स हैं। इन चीजों को जो बिजनेस का मालिकाना हक रखती हैं, एसेट्स कहा जाता है। हाँ, एसेट्स वो संसाधन है जो बिजनेस के मालिक के हैं और बिजनेस की कमाई की क्षमता को बढ़ाते हैं। पर क्या ये दोनों एसेट्स एक जैसे हैं? मतलब फर्नीचर और शर्ट्स? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, और यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। फर्नीचर बिजनेस में लंबे समय तक इस्तेमाल होगा, तो वो एक फिक्स्ड एसेट है। लेकिन वो शर्ट्स जिन्हें बेचने के लिए खरीदा गया है, उन्हें स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। ये एक करंट एसेट है। करंट एसेट मतलब जो जल्दी ही कैश में बदल जाएगा? बिल्कुल। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी चीज को एसेट तभी माना जाएगा जब उस पर बिजनेस का ओनरशिप हो। हाँ, ओनरशिप हो। तो ये तो हुई वो चीजें जो बिजनेस के पास हैं। अब उन चीजों की बात करते हैं जो बिजनेस को दूसरों को चुकानी है। जैसे राजू का 18 लाख का बैंक लोन। उन्हें कहते हैं लाइबिलिटीज। राइट, लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब है वो जिम्मेदारियां या कर्ज जो बिजनेस को भविष्य में चुकाने हैं। लेकिन यहाँ एक बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। नोट्स कहते हैं कि राजू ने जो अपने 2 लाख रुपए लगाए हैं, वो भी एक तरह की लायबिलिटी है। जी हाँ। एक इंटरनल लायबिलिटी, जिसे कैपिटल कहते हैं। ये कैसे हुआ? वो तो मालिक का अपना पैसा है, कोई कर्ज तो नहीं है। ये अकाउंटिंग का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब कानून और अकाउंटिंग की नजर में राजू और उसका बिजनेस दो अलग अलग व्यक्ति हैं। अच्छा। दो अलग अलग एंटिटी। इसलिए बिजनेस पर अपने मालिक का भी कर्ज है। ये कॉन्सेप्ट पक्का करता है कि मालिक के पर्सनल फाइनेंसेस और बिजनेस का हिसाब किताब मिक्स ना हो। अरे वाह! तो इसका मतलब एक तरफ है एसेट्स, वो सब जो बिजनेस ओन करता है, और दूसरी तरफ है लायबिलिटीज, वो सब जो बिजनेस को दूसरों को चुकाना है। चाहे वो बाहरी लोग हों जिन्हें एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं, जैसे बैंक का लोन, या खुद मालिक हों जिसे इंटरनल लायबिलिटी या कैपिटल कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए? आपने अकाउंटिंग का सबसे बड़ा राज पकड़ लिया। जी हाँ, इसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के जोड़ के बराबर होते हैं। कमाल है। ये तराजू हमेशा हर ट्रांजैक्शन के बाद बराबर रहता है। ये अकाउंटिंग का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो अब राजू की दुकान तैयार है, उसका अकाउंटिंग का तराजू बिल्कुल बराबर है। लेकिन दुकान सिर्फ सामान रखने के लिए तो नहीं होती, उसे चलाना भी है। हाँ, तो बिजनेस का पहिया घूमना कब शुरू होता है? जाहिर है पहली बिक्री के साथ। सही। तो राजू अपना पहला सौदा करता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन को 300 शर्ट्स 450 रुपए प्रति शर्ट के हिसाब से बेचता है। तो कुल 1,35,000 रुपए बिजनेस में आए। हाँ,
और इस पैसे को हम कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू। ये वो पैसा है जो बिजनेस ने अपनी मेन ऑपरेशन से यानी शर्ट्स बेचकर कमाया है। सोर्स में लिखा है कि रेवेन्यू को इनकम भी कहा जा सकता है। क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं? आमतौर पर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर अकाउंटिंग में एक छोटा सा फर्क है। रेवेन्यू आपके मुख्य काम से आता है, जैसे राजू के लिए शर्ट्स बेचना। इनकम एक ज्यादा बड़ा शब्द है जिसमें रेवेन्यू के अलावा दूसरी कमाई भी शामिल हो सकती है। जैसे मान लीजिए बिजनेस के बैंक अकाउंट में जो पैसा है उस पर ब्याज मिला, वो इनकम है पर रेवेन्यू नहीं। ओके, समझ गया। तो हर रेवेन्यू इनकम का हिस्सा है, पर हर इनकम रेवेन्यू हो या जरूरी नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो 1,35,000 का रेवेन्यू आया। हाँ। क्या ये पूरा का पूरा मुनाफा है? ये वो सवाल है जो हर नया एंटरप्रेन्योर पूछता है, और जवाब है बिल्कुल नहीं। नहीं? क्योंकि इस रेवेन्यू को कमाने के लिए बिजनेस ने कुछ खर्चे भी किए हैं। इन खर्चों को एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे राजू ने 20,000 रुपए दुकान का किराया दिया। हाँ। और 2 कर्मचारियों को 20,000 की सैलरी दी, मतलब कुल 40,000 की सैलरी। तो ये किराया और सैलरी दोनों एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, तो इसका मतलब फर्नीचर जो सालों तक चलेगा वो एक एसेट है, लेकिन दुकान का किराया जिसकी वैल्यू 1 महीने में ही खत्म हो गई वो एक एक्सपेंस है। बिल्कुल, आपने कोर लॉजिक पकड़ लिया। तो फर्क समय का है कि आपको उस खर्चे का फायदा कितनी देर तक मिलेगा। सही बात है। कोई भी लागत जिसका फायदा एक अकाउंटिंग साल के अंदर ही खत्म हो जाए वो एक्सपेंस है, और जिसका फायदा कई सालों तक मिले वो एसेट है। रुकिए, पर यहाँ एक और एक्सपेंस है। वो 300 शर्ट्स जो उसने बेची वो खरीदी भी तो थी 400 रुपए प्रति शर्ट के हिसाब से। हाँ? तो 300 शर्ट्स की लागत हुई 1,20,000 रुपए। इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। ये भी तो एक एक्सपेंस है। बिल्कुल सही। आपने एक बहुत जरूरी एक्सपेंस को पहचाना। तो कुल एक्सपेंसेस हुए 1,20,000 शर्ट्स की लागत प्लस 40,000 सैलरी प्लस 20,000 किराया, यानी कुल 1,80,000 रुपए। और रेवेन्यू था 1,35,000 रुपए। तो इसका मतलब रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए। तो राजू को 45,000 रुपए का लॉस हुआ है। जी, अगर रेवेन्यू ज्यादा होता तो प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या हर प्रॉफिट एक जैसा होता है? मान लीजिए राजू ने अपनी दुकान की बजाय कोई पुरानी जमीन बेचकर प्रॉफिट कमाया होता, क्या अकाउंटिंग में उसे भी उतना ही अच्छा माना जाता? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है नहीं। इसे ही क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स कहते हैं। बिजनेस के कोर ऑपरेशन से आया प्रॉफिट यानी शर्ट्स बेचकर हाई क्वालिटी माना जाता है, क्योंकि वो बार बार हो सकता है, मतलब सस्टेनेबल है। हाँ, लेकिन वन टाइम इवेंट्स जैसे कोई पुरानी संपत्ति बेचना या कोई कोर्ट केस जीतना, जिसे हम गेन कहते हैं। अच्छा, उसे गेन कहते हैं। हाँ, वो लो क्वालिटी माना जाता है क्योंकि वो हर साल नहीं होगा। निवेशक हमेशा कोर ऑपरेशंस वाले प्रॉफिट पर भरोसा करते हैं। ठीक है, अब कुछ और शब्दों को जल्दी से समझ लेते हैं। राजू ने 300 शर्ट्स बेची तो 200 बची। ये 200 शर्ट्स क्या हैं? ये उसका क्लोजिंग स्टॉक है। साल की शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक 0 था, उसने 500 खरीदी, 300 बिकी, तो साल के अंत में 200 बची। ओके, अब मान लीजिए वो 300 शर्ट्स उसने उधार पर बेची होती, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने शर्ट्स खरीदी वो बिजनेस का डेटर कहलाता। डेटर वो व्यक्ति या संस्था है जिससे बिजनेस को पैसा लेना है। ये भी बिजनेस का एक एसेट होता है। और अगर इसका उल्टा हो, मतलब राजू ने भी कच्चा माल उधार पर खरीदा होता, तो वो सप्लायर राजू के बिजनेस का क्रेडिटर कहलाता। क्रेडिटर्स। हाँ, डेटर्स के उल्टे। हाँ। वो लोग जिन्हें बिजनेस को पैसा देना है, और ये बिजनेस की लायबिलिटी होते हैं। सिंपल। और एक आखिरी शब्द जो नोट्स में है, ड्राइंग्स। ये क्या है? जब बिजनेस का मालिक जैसे कि राजू अपने बिजनेस से निजी इस्तेमाल के लिए पैसा या सामान निकालता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे घर का किराया देने के लिए दुकान से पैसे निकाल लिए। बिल्कुल, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये मालिक का निजी खर्चा है, और ये ड्राइंग्स मालिक के कैपिटल को कम कर देती हैं, क्योंकि बिजनेस ने एक तरह से मालिक को उसकी पूंजी का कुछ हिस्सा लौटा दिया है। तो आज हमने राजू की शर्ट्स की दुकान की कहानी से बिजनेस की भाषा का पूरा व्याकरण सीख लिया। हाँ, हमने देखा कि कैसे हर लेन देन को ट्रांजैक्शन कहते हैं, और कैसे बिजनेस की मजबूती उसके एसेट्स और लायबिलिटीज से पता चलती है। हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का फर्क समझकर प्रॉफिट निकालना भी सीखा, और ये भी
कि हर प्रॉफिट एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल, ये शब्द सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को समझना चाहता है तो इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। या आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को सिर्फ पढ़ने में नहीं, बल्कि उसके पीछे की कहानी और स्ट्रैटेजी को समझने में मदद करते हैं। ये किसी भी बिजनेस के विश्लेषण का आधार है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि राजू ने 30,000 का फर्नीचर खरीदा, जो एक एसेट है। जरा सोचिए, क्या उस फर्नीचर की वैल्यू हमेशा 30,000 ही रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। या हर साल इस्तेमाल होने से वो भी घिस रहा है, उसकी कीमत भी कम हो रही है? हाँ, अकाउंटिंग की भाषा में इस घिसावट को डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर राजू के फर्नीचर पर हर साल 10% की डेप्रिसिएशन लगाई जाए तो उसके पहले साल के प्रॉफिट या लॉस पर इसका क्या असर पड़ेगा? इससे उसका लॉस और बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि प्रॉफिट का हिसाब लगाना उतना सीधा नहीं होता जितना लगता है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि अनुमानों और सिद्धांतों का भी खेल है।